यहाँ रहना है तो ये सहना है। ये मतलब क्या? सेक्सुअली असॉल्ट, रेप्स, उनके लिए वो रेप्स नहीं रह जाते। या तो वो पैसे के लिए कर लेती हैं, या मजबूरी हो जाती है, या उनकी फैमिली में ही को अब्यूज कर रहा होता है। उस हालात में जो एक गैंगस्टर भी था, उसने मुझे सेक्सुअली अब्यूज भी किया। ही इज एबल टू अब्यूज यू। कुछ नहीं बोल पाया। सब मेरे को ये बोल दिया था कि मेरे लिए तो मर गया ये। और आपको पता कैसे चला ये बात? मैं एक बार अपनी मम्मी से मिलने गया। कभी ख्याल नहीं आया कि यहाँ से भी चला जाता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ? कहाँ जाऊँ, यही जिंदगी है मेरी। और उधर रोड एक्सीडेंट हो गया दूसरे दिन। मैं भी गोवर्धन की परिक्रमा देने के लिए निकला था, लेकिन मैं आगरा से निकला था। अब आज आप अपनी मम्मी से मिले हो। आपके पैर बांध के आपको पैर और हाथ दोनों पंखे पर लटका दिया। 3 दिन तक आप लटके रहा। आपने शोर नहीं मचाया? कितना मचा था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सोशल बातचीत। आई एम योर होस्ट वैदेही एंड आज की सोशल बातचीत थोड़ी सी अलग होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ है 11 साल का वो बच्चा, जेब में सिर्फ 130 रुपए और सामने पूरी दुनिया। चंबल से दिल्ली तक का सफर सिर्फ दूरी का नहीं था, दर्द का भी था। ना कोई प्लान, ना कोई सेफ्टी और ना ही कोई गारंटी कि कल क्या होगा। और आज वही बच्चा हजारों बच्चों की जिंदगी बदल रहा है। ये सिर्फ एक आम कहानी नहीं है, ये जीने की लड़ाई है, दर्द है और एक मकसद। देव प्रताप सिंह चौहान, को-फाउंडर ऑफ वॉइस ऑफ स्लम। नमस्कार वैदेही जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मुझे आज इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। मेरा नाम देव प्रताप सिंह है और मैं एक ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ से लोगों की सोच दिल्ली के माहौल से, एनसीआर के माहौल से बहुत अलग होती है, जिसका नाम है चंबल। हमने आपकी जर्नी कई जगह पे सुनी है। हम वो जर्नी उस जगह से शुरू करना चाहते हैं और उस बच्चे से शुरू करना चाहते हैं, वो जो इन सबके पीछे था, चंबल। तो वो जर्नी आपकी, वो बचपन आपका कैसा था, कि पेरेंट्स के साथ कैसी जर्नी थी, वो एरिया कैसा था? मैं एक राजपूत परिवार से आता हूँ और राजपूत परिवार में घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सारे डिसीजंस लेता है। पहले हमारे दादाजी थे, फिर चूंकि हमारे पापा जी बड़े थे तो पापा, तो एक जॉइंट फैमिली थी जिसमें करीबन 25 लोग रहते थे। एक बड़ा हवेली टाइप की थी जिसमें सबके अलग अलग रूम्स थे। तो जब मुझे होश आया, जब मैंने होश संभाला, तो मेरी मम्मी को एक अजीब सी बीमारी थी। क्या बीमारी थी उनको? सपोज दैट आप आए और आपने कुछ छू लिया हमारे घर में, जैसे रिमोट छू लिया टीवी का, तो वो उस रिमोट को धो देती थी। तो वो दूसरों को गंदा समझती थी और वो मतलब इतना सफाई करती थी कि उनकी एड़ियां में इतने लंबे लंबे घाव हो जाते थे, तब भी वो 10 बार पोंछा लगा रही हैं। अगर आप हमारे बेड पे बैठ गए तो वह मना नहीं करेंगी, लेकिन आप उसके बाद अगर जहां जहां आपने हाथ लगाया है, जहां जहां आपने वो करा, तो उनको अजीब सी बीमारी थी। तो हम लोग जब स्कूल जाते थे तो स्कूल के आने के बाद नहाते थे। और हमारे फादर घर के शेर थे, उनका स्कूटर था और वो स्कूटर जैसे रुकता था ना, तो सबसे पहले लोग टीवी भी बंद करते थे। तो वो कैसे करते थे, पहले रिमोट से बंद की, फिर उधर से बंद की। तो पापा हमारे आके कैसे चेक करते थे टीवी गर्म है कि नहीं, और अगर गर्म है तो किसने चलाई,
अच्छा, मतलब टीवी देखना भी अलाउड नहीं? अलाउड नहीं था। मेरे को बैट बॉल खेलना नहीं आता, मेरे को बैडमिंटन खेलना नहीं आता, मेरे को कैसा कोई भी स्पोर्ट खेलना नहीं आता। अच्छा, क्योंकि हमें बाहर जाने दिया ही नहीं जाता था। घर में कुछ हमारे भी पापा करना है ने घर में करो। कुछ भी करना है घर में करो। और अगर पापा हमारे बाई चांस सो रहे हैं तो अगर एक पेन गिर गया और पेन की आवाज से पापा उठ गए, वो आदमी पिटेगा ही पिटेगा। और वो इतना पिटेगा कि फिर कोई उसकी सीमा नहीं है, उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पिताजी से हमें इतना डर लगता था कि हमें समझ में नहीं आता था कि कैसे उनको डील करें। मैंने अपने पापा को कभी हग नहीं किया जिंदगी में। हम उनके पैर, जब कोई त्योहार आता था ना, तो हम उनको पैर छूएंगे, उनके पास जाने से डरते थे कि उनको पैर कैसे छुएं। मम्मी जब बोलती थी, हमारे घर में किसी भी लेडीज का बाहर निकलना अलाउड नहीं था। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो बाहर से एक व्यक्ति आएगा, वो सारे सामान लेके आएगा किसी भी दुकान से। तो इस तरीके का माहौल था। तो और चंबल डकैती के लिए बड़ा फेमस है। मेरे चाचा जी खुद एक सिटी सर है, डाकू मान सिंह का नाम सुना होगा। वो उनके साथ रहते थे, तो हम वही देखते बड़े हुए थे और हमारे सपने भी वैसे ही थे। क्योंकि चंबल में 2-4 चीजें ही फेमस हैं उस टाइम पे। आज तो शायद छोटे मोटे स्टार्टअप्स और ये सब की बात होने लगी है, लेकिन पहले वहां पे अगर आदमी सोचता था तो ये सोचता था कि या तो खनन माफिया बन जाओ, नदी में से बजरी निकालो और बेचो, या टाइल्स माइनिंग होती है हमारे यहाँ। अच्छा। पटिया जो जिसको बोलते हैं, जिससे पहले घर बनते थे ऊपर, तो वो निकलता है। या ईंट का भट्टा खोल लो, या गैंगस्टर बन जाओ। गैंगस्टर या कट्टे पिस्टल की फैक्ट्री में या तो काम कर लो, या ऐसे करके। बच्चों के पास कोई, जैसे आज हम अपने बच्चों को आज से ही सिखाते, हमसे कभी ये सवाल पूछा ही नहीं गया, हमें पता ही नहीं। आप ये सब चीजें देखते थे तो आपको दिक्कत होती थी? दिक्कत, जब आप एक ट्रॉमा में जी रहे हो, आप जैसे अगर मुझे बेर खाने हैं तो मेरे को कैसे निकलूं मैं। मतलब मेरे पापा का खौफ इतना था कि मेरे दादाजी भी है ना, उनका सामना नहीं करते थे, दादा दादी भी, वो भी इधर उधर। मतलब पूरे घर में जैसे ही वो उनको एंट्री हुई तो सब लोग अब उनको फेस करना नहीं चाहते थे। उनका खौफ उतना था क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ते थे। घर में बस 2 ही लोग हैं जिन पे उन्होंने हाथ नहीं उठाया, बाकी चिल्लाए थे सब पे, डांटा सबको है, चाहे वो हमारे दादाजी क्यों ना हो, चाहे वो हमारे चाचा जी क्यों ना हो, सबको वो। और आज तक ऐसा नहीं है वो चीज बदली है, अभी भी ऐसे ही है सर। हाँ, उन्होंने पहली शादी की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, फिर चौथी की। आज उन्होंने 60s में 5वीं शादी की है। तो आपके पापा की 5 शादी हो रखी है? यस। उनके साथ जो भी शादी करता है वो ऊपर चला जाता है। अच्छा, मतलब कैसे भी करके डेथ हो जाती है। 5 वाइफ अब नहीं है? एक ही है। मेरी माता जी शादी हुई तो उसमें हम 3 भाई हैं, तो हम तीनों भाई भाग गए थे घर से। पहले मैं, फिर मेरा छोटा भाई, फिर मेरा उससे छोटा भाई, हम तीनों भाग गए। लेकिन वो उस समय भागे थे, थोड़े पढ़ लिख गए थे, और मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि मैं उस समय भागा जब मैं पढ़ा लिखा नहीं था। घर में ट्रॉमा इतना हो गया था कि मम्मी भी पिट रही हैं, मैं भी पिट रहा हूँ। मम्मी मेरे को अगर बचा रही, जैसे अगर कोई आप पिट रहे हो तो उन्होंने बेड निकाला और 100 बेड लग गए आपको, तो उसके बाद मतलब किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई बीच में उनको रोक कर ये कह दे कि रुक जाओ, क्यों मार रहा है। मेरी मम्मी भी पिट रही हैं, जैसे मेरे को बचा रही हैं कभी कभार, तो वो इतना मारते थे क्योंकि नीली पड़ जाती थी। मेरे को एक बार लटका दिया गया, 3 दिन के लिए मैं ऐसे लटका रहा, किसी की हिम्मत नहीं थी, घर में 25 लोग थे, कि मुझे उस कमरे को खोलकर उतार दे। मेरा ये पैर है, ये लेफ्ट पैर है, इसका घुटने का नीचे का से थोड़ा सा बीच का हिस्सा आज भी मेरे को फील नहीं होता। मतलब
आपको आपके पैर बांध के आपको पैर और हाथ दोनों पंखे पर लटका दिया। पंखे पर 3 दिन तक आप लटके रहे। लटके रहा। आपने शोर नहीं मचाया? कितना हो गया था। और ये टॉर्चर किस बात का था? मैंने अब मेरे को घर से भागना था। मैंने 1-2 अटेम्प्ट्स नहीं किए, मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए घर से भागने के, लेकिन मैं पकड़ जाता था। मैंने को अब घर से भागना है तो कुछ तो करना है। मैंने घर से थोड़े से पैसे उठाए और मैं भागने लगा। बीच में पकड़ गया मेरे चाचा, मेरे को। अच्छा, चाचा ने पकड़ लिया। चाचा ने मेरे को बस स्टैंड पे पकड़ लिया। वो लाए, उन्होंने पापा के हैंडओवर किया। पापा ने मेरे को पंखे पे लटका दिया। 3 दिन तक मैं लटका रहा। जितनी बुरी स्थिति हो सकती थी वो हो चुकी थी, बेहोश हो गया था। 3 दिन बाद जब एक हमारे ताऊ जी हैं, तो हमारे घर में फंक्शन था, उसमें आए थे, तो वो उन्होंने जाके मुझे उतारा। तो जैसे ही मुझे उतारा तो मुझे सबसे पहले वॉशरूम जाना था। मैं वॉशरूम गया, अपने आप को साफ किया। वॉशरूम के हाथ, हमारे यहाँ पहले वो बाल्टी चलती थी ना, ये फ्लश तो होते नहीं थे। तो जब मैं हाथ धो रहा था, तो जो हमारे यहाँ बाथरूम का एक टैंक था जिसमें से बाल्टी भरते थे, मेरे को इतनी प्यास लगी थी, मैंने वही पानी पी लिया। फिर कुछ दिन गुजरे, मैं स्कूल जाने लगा, तो एक लड़का था वहां पे, डॉन टाइप्स लड़का था उस स्कूल का। कभी समोसा खिला दे, कभी कुछ खिला दे। फिर उसने एक दिन बोला कि अब तेरे ऊपर कर्जा हो गया 100 रुपए का। मैंने कहा 100 रुपए कर्जा? मैं तेरे को समोसे खिलाए ना, लाके दे। और जहां मिले मेरे को मारे। मैंने मम्मी से बोला, मम्मी ऐसी ऐसी बात है। मम्मी, तेरे पापा को पता चला तो तेरे पापा तेरे को तो और मारेंगे। तो मैं बड़ा परेशान, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन अत हो गई, मैंने पापा की एक घड़ी थी, एक मेमोरी कार्ड था, वो उठाया, वो 500 रुपये में बेचा। मैंने एक लड़के को पैसे दिए कि भाई इसको समझा दे और इसको मार कैसे भी करके, ये मुझे ना मारे, बस सेल्फ डिफेंस में। उस लड़के ने उसे मारा भी। अब मैं तो सेल्फ डिफेंस में कर रहा था, मैं रोज तो नहीं पिट सकता था, चाहे मेरे घर में मैं कितना भी पिटता हूँ। उसके बाद समझ में नहीं आया कि क्या करूं, तो ये डिसीजन मैंने लिया। उसके बाद मेरे घर पे बहुत सारे लोग आ गए। उस समय मेरे पापा वहां पे थे। मुझे डर लगा। मैंने कहा अब तो इस बार तो मेरे को जान से ही मार देंगे। और पॉलिटिक्स में उनकी इतनी जान पहचान है कि कोई पूछने भी नहीं आएगा। और उस समय ये सब सोशल मीडिया और ये सब कुछ था नहीं। पूछने नहीं आएगा मतलब? अगर मेरे को मार भी दिया, तो अगर जान से भी मार दिया तो जला देंगे या गाड़ देंगे, बस इतना ही होगा। कोई छानबीन नहीं करेगा। कोई छानबीन नहीं करेगा। तो मेरे को ये पता था। पीछे घर के आंगन टाइप का वो एक मंजिल की दीवार थी, एक गुल्लक थी घर में। 130 रुपए उसमें थे। 130 रुपए लिए। हमारे घर के पीछे स्टेशन था, मैं उसमें स्टेशन में बैठा और सीधे मैं ग्वालियर स्टेशन पर पहुंच गया बिना टिकट लिए। हाँ, बिना टिकट। जो भी ट्रेन जा रही थी उसमें हाफ निक्कर था और बनियान पहनी हुई थी बस। और कितने साल के थे तब आप? 11 साल का था। मुझे ईयर तो याद नहीं, 2 अक्टूबर 93 बॉर्न हूं मैं। तो अब डर तो था, बेटा जाओगे तो जान से ही जाओगे इस बार। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये थर्ड अटेम्प्ट था। तो उस समय बहुत सस्ते में खाना आता था, तो खा लिया खाना। 2 दिन 3 दिन खाना खा लिया 5 रुपए दे के। एक वो वेटिंग हॉल होता है, उसमें एक आंटी को 5 रुपए देते थे, तो वो हमें सो जाने देती थी। ग्वालियर स्टेशन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ग्वालियर स्टेशन पे ही। वो पैसे खत्म हो गए। कितने दिन रहे आप स्टेशन पर? मैं अप्रोक्स 3 साल। 3 साल आप स्टेशन पर ही रहे। शुरुआत में आपने उनको पैसे दिए? फिर क्या हुआ, फिर जनरली पैसे खत्म हो गए। आंटी ने सुलाना बंद कर दिया। खाने के लिए पैसे नहीं थे। और बहुत सारे और लड़के भी थे जो भाग कर आए थे। अब वो भाग कर आए थे या उनके माँ बाप छोड़ गए। बहुत सारे कुछ अनाथ थे। अब वो लड़के क्या करते थे, बॉटल्स होती हैं जो खाली आप पानी पी के फेंक देते हो,
ये छोटी छोटी बॉटल्स पानी हाँ, की। हाँ, पहले पाउच चलते थे वैसे, ज्यादातर प्लास्टिक के पाउच आते थे और वो किलो के भाव से बिकते थे। तो पाउच इकट्ठे करते थे पानी के। आपने कोल्ड ड्रिंक पी, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स इकट्ठी की। मैंने कहा यार अब कुछ तो करना पड़ेगा खाना खाने के लिए, तो फ्री में तो दे के नहीं जाएगा। भीख मैं मांग नहीं सकता था, वो मेरे उसूलों के, मतलब चाहे मैं 11 साल का रहा हूँ लेकिन उस टाइम पे भी मेरे उसूल थे, भीख मांग के तो नहीं खाऊंगा किसी से। ये नहीं सोचा कि घर वापस चला जाता हूँ? घर जाऊंगा तो मारा ही जाऊंगा। आपने देखा होगा ट्रेन में लोग झाड़ू लगाते हैं बच्चे, और वो लोग आपकी वो झाड़ू लगा के जो उनका मतलब का सामान होता है वो एक कट्टे में भर लेते हैं, एक बोरे में भर के फिर उसे बेचते हैं। तो वो लंबा टूर करने के लिए ट्रेन में चढ़ना पड़ता है। अच्छा। मान को चलो ट्रेन ग्वालियर से दिल्ली आ रही है, तो वो आ रही है तो हम वहां से वहां तक आते थे रोज। अच्छा, रोज आप ग्वालियर से दिल्ली आते थे? रोज, तो कभी आगरा तक आ गए, कभी दिल्ली तक आ गए, सामान जितना मिल गया उसके ऊपर है। अच्छा, और कभी किसी ने आपको बीच में रोका नहीं, पकड़ा भी नहीं? नहीं, बहुत बच्चे करते थे उस समय। ये था ना कि सफाई हो रही है। अच्छा, सफाई के नाम पर आप ट्रेन में चढ़ते थे? हाँ, और उसके बाद कहीं भी उतर जाते थे? हाँ, बीच में आपसे कोई रोक टोक कुछ नहीं करता था? कोई नहीं। और कहीं भी आप बैठते थे किसी भी डब्बे में? हम बैठते नहीं थे, मतलब हम लोग ऐसे सीट पे नहीं बैठे कभी। अच्छा, खड़े रहे? हम लोग बाहर जहाँ बाथरूम होता है वहां जाके, जैसे हमारा सामान इकट्ठा हो गया तो हम जाके वहां खड़े हो जाते थे, क्या बोलते हैं, वॉशरूम जहाँ पे वहां खड़े हो गए। अब क्या होता था, वॉशरूम में भी बॉटल्स बहुत मिलती हैं, लोग ले जाते थे क्योंकि पानी की पहले आज जितनी व्यवस्थाएं हैं उतनी व्यवस्थाएं पहले नहीं थी। तो वॉशरूम में भी बॉटल्स मिलती थी। अब ये लोग पीते थे क्या, सुलोचन बोलते थे उसको। 2 बॉटल्स आती थी व्हाइटनर की पहले, अच्छा, मिक्स करने के लिए। तो फिर उसको मिला के आपको जितना चाहिए उतना मिला लीजिए और आप उसको कर दीजिए, यूज कर सकते हैं। उससे जो क्रिस्टल क्लियर होता था ना, उससे होता था नशा। अच्छा। और एक टायर पंचर जो आज भी बिकता है, ट्यूब, उससे भी आपने देखा होगा ना, बच्चे उससे वो लेते हैं, वो अल्कोहल, चरस, अफीम, इससे भी बड़ा नशा है वो आपको एक अलग ही दुनिया में पहुंचा देता है। अच्छा, तो आपने वो शुरू कर दिया था? मैंने वो शुरू कर दिया ट्रेन में, जब आपके लंबे टूर होते थे ट्रेन? हाँ, क्योंकि वो बच्चों एक ग्रुप बन गया ना फिर, मतलब और ये बॉटल्स मिलती कहाँ से थी? किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे जाइए आप, मिल जाती है। ज्यादा पैसे हैं तो व्हाइटनर की बोतल ले लीजिए, कम पैसे हैं तो वो ट्यूब ले लीजिए। वो ट्यूब शायद 5 रुपए का आता होगा उस समय, है ना। और आज भी ये सब बच्चे करते हैं। आप समझिए आज का जो इंडिया है और उस टाइम के इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। तो वहां से आपने वो नशा शुरू किया, उसके अलावा भी कुछ और भी करते थे आप? हमने नशे स्टार्ट की तो फिर इतना वो हो गया कि हम लोग छोटी मोटी चोरी करने लगे। अच्छा, तो सब एक टाइप का ग्रोह सा बन गया था ना एक छोटे बच्चों का। लेकिन मैंने कभी भी किसी का पर्स, मोबाइल या किसी ह्यूमन की चोरी नहीं की। ह्यूमन की चोरी मतलब जैसे किसी का आपको जैसे आपसे कुछ भी चुराना, डरा करके कुछ? नहीं, डरा नहीं करके। लाइक आप जैसे आप सो रहे हो ट्रेन में, आपका पर्स उठा लिया। अच्छा, ओके। आप सो रहे हो ट्रेन में, बैग ले लिया आपका, या मयूर जग उठा लिया। मयूर जग भी बिक जाता था। अच्छा, है ना। बॉटल्स हो गई या कुछ भी हो गया, ऐसी चोरी मैंने कभी नहीं की है। हम जैसे स्टेशन की टोटी चुरा ली, उसमें से टोटी खोल ली, पानी वाली जो होती है, हाँ, पानी वाली टोटी खोल ली। वहां पे डब्बा होता था स्टील का, वो बंधा होता था। उसे कटर से काट के ले लिया, फिर जाके उसे बेच दिया। ऐसी चोरियां, छोटी मोटी चोरियां। और ये प्लान किसका था कि चोरी शुरू करेंगे? ऑलरेडी वो लोग करते थे। अच्छा, धीरे धीरे उन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया। आप जब भी किसी
अब चाहे वो उसको गिरोह तो नहीं बोल सकते, क्योंकि गिरोह तो गैंगस्टर्स के होते हैं। वो एक छोटा सा ग्रुप था, एक छोटा सा ग्रुप था बच्चों का, जिसमें कुछ बड़े बच्चे थे जो ये सब करते थे। जब हमें विश्वास हो जाता था कि हाँ ये है, तो ये सब भी कराने लगते थे। ऐसे करके जिंदगी वो हुई। और 3 साल वहां से आप कितने पैसे कमा लेते थे ऐसे करके पूरे दिन में? तो डिपेंड है कि कितना सामान इकट्ठा किया, कभी 100 कभी 150। और उस पैसे को रखते कहाँ थे आप? जितना पैसे कमाए जो कमाया, जो कमाया वो खर्च, उसी दिन खर्च, खाने पीने में, नशा करने में। हाँ, जैसे अगर आज उसने ज्यादा कमा लिया वो खर्च करेगा, कल मैंने ज्यादा कमा लिया तो मैं खर्च कर दूंगा। तो वो ऐसा रहता था। और कितने दोस्त थे आप एक ग्रुप में? हम 5-6 लोग थे। 5-6 लोग थे। और आप सबसे छोटे थे उस ग्रुप में? हाँ, मैं सबसे छोटा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? 3 साल तक आपने ये किया, फिर 3 साल बाद मेरे को अरेस्ट किया गया। अच्छा, हाँ। क्यों अरेस्ट क्यों हुए थे आप? वो उनको चोर नहीं मिल रहा था, जो मेन था, तो उन्होंने कहा किसी को तो उठा के डालना ही पड़ेगा। और किस चीज की चोरी थी ये? कुछ तो स्टेशन का चोरी हुआ था, मेरे को नहीं पता। तो मेरे को 14 दिन तक मैं, पहले तो आज तो एक रूल बन गया कि आपको 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, फिर आप कोर्ट से हिरासत ले सकते हैं। वैसे पहले ऐसे नहीं होता था। 14 दिन तक मैं पुलिस थाने में ही रहा। तो बाई एनी चांस क्या हुआ, जैसे ही मेरे को अरेस्ट करके ले गए, ऐसे एक गेट से मेरी एंट्री हो रही है और एक गेट से वो मेन चोर की भी एंट्री हो रही है। तो अच्छा। मेन चोर भी उनको मिल गया। तब भी उन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा। अच्छा, 14 दिन तक। और ऐसा क्यों? आपने पूछा नहीं? अरे हमारे पूछने की हिम्मत ही नहीं थी। पूछता कैसे? उस टाइम पे आप 14 साल का। 14 साल के थे। 14 साल का। 14 साल के थे। 14 दिन तक जेल में रहे आप? हाँ, जेल में नहीं, हवालात में। लेकिन आपके ग्रुप ने पता करने की कोशिश नहीं किया कि आप कहाँ भैया, हो? सब पुलिस वाले से आज भी लोग डरते हैं, उस टाइम तो बहुत ज्यादा डरते थे। मारा भी गया पुलिस स्टेशन में? हाँ, मारा गया है। उस हवालात में जो एक गैंगस्टर भी था, उसने मुझे सेक्सुअली अब्यूज भी किया। मुझे समझ नहीं आया उसके अंदर इतनी हिम्मत क्या। वो इतना पिटा हुआ था कि उसके नाखून नहीं थे, तब भी वो ही इज एबल टू अब्यूज यू। कुछ नहीं बोल पाया। उसके बाद 14 दिन के बाद थाने में एक आदमी आया। उसने मुझे, अच्छा वो मेरे को क्यों यूज कर, थाना में क्यों रखा उन्होंने, वो मेरे से काम करा रहे थे। उनके लिए खाना लाना, कैदियों जो रोज आ रहे हैं उनके लिए रोटी लाना, सब्जी, मतलब रोटी सब्जी लाना, ये सब वो मैं कर रहा था। एक व्यक्ति आया, वो उसके फादर ने ना जेल भी बनाई हुई है, तो ऐसे ही बैठा था। वो बोले चाय ला। मैं चाय लेके आया था। क्या नाम है? मैंने कहा देव प्रताप सिंह चौहान। राजपूत है? मैंने हाँ राजपूत हूँ। यहाँ क्या कर रहा है? मैंने ऐसे ऐसे था। उसने दरोगा से बात की। दरोगा से जब उसने बात की तो वो छोड़ो उसको। उनका नाम क्या था? उनका नाम, मेरे आज तो मेरे आदर्श हैं, मेरे बड़े भाई हैं, श्री राजा परमार। और मतलब उनका खुद का व्यक्तित्व ऐसा है, वो सबकी मदद करते हैं। वो ऐसा नहीं कि मेरी, कोई भी मिल जाए, कोई भी किसी प्रॉब्लम में हो, वो सबकी मदद करते हैं। मेरे शब्द नहीं है, उनके शब्द हैं। वो राजपूतों के लिए थोड़ा उनका एक झुकाव ज्यादा है। अच्छा। क्योंकि वो खुद राजपूत है। कुछ दिन उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा, समझाया, क्योंकि उनके घर में भी मतलब कुछ दिन में रहा। ग्वालियर में एक जगह है बोड़ा पुल करके कुछ, या मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं है, क्योंकि मेरा अब जाना होता नहीं है। 3 साल से तो मैं गया भी नहीं हूँ। तो वहां पे मैंने ना 500 रुपए एक रूम लिया, और वो आंटी नीचे खाना भी खिलाती थी 500 रुपए में ही। तो अपने दोस्तों के पास वापस नहीं गए? नहीं, अब मेरे को वो, क्योंकि रोज समझाते थे ना वो। अच्छा। समझाते थे तो वो लोग, ये जिंदगी नहीं है बेटा, इस जिंदगी से निकलो।
उन्होंने पूछा नहीं कि आप कहाँ से हो, घर जाओ अपने? हम लोग एक ही होम टाउन से हैं। अच्छा। हाँ। उन्होंने बात करने की कोशिश की पापा से, पापा ने बिल्कुल डिनाई कर दिया। इस बारे में मेरे से किसी कोई बात करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, नहीं है तो नहीं है। 14 साल की उम्र में उतना थोड़ा आदमी जब घर से बाहर निकल जाता है तो थोड़ा बहुत तो समझदार हो ही जाता है। समझ में आ चुका था कि ये दुनिया नहीं है, दुनिया में कुछ करना पड़ेगा, पैसे वैसे कमाने पड़ेंगे। उस समय तक मेरी है ना वो जो आदत थी वो बहुत थोड़ी छूट चुकी थी, जो ड्रग्स की थी। नशा छोड़ना अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। आप इतने टाइम से लगातार करते आ रहे हो और बीच में सडनली छोड़ना, हाथ कांपते हैं ऐसे करके। आपको ऐसा लगता है मर जाओ, कूद जाओ ऊपर से, ये सब होता। लेकिन वो पुलिस, आप जो भी, आपका पूरा शरीर एक छोटी सी चीज चलाती है, दिमाग। उस दिमाग में जब वो ख्याल ही नहीं रहा, वो ख्याल रहा कि ये लोग कितना पीटते हैं, जब पुलिस वाले उनके घर में, राजा भी घर में अलाउड नहीं सब कुछ भी। अच्छा, आपने जो ग्वालियर में स्टेशन पे जो अपनी लाइफ को 3 साल आपने बताया कि 3 साल बिताए आपने वहां पे, तो एक स्टेशन पे लड़के का सर्वाइवल पॉसिबल है क्योंकि वो लड़का है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे काम होते थे जो मैं बता नहीं सकता, तो स्टेशन पे एक लड़की की जिंदगी कैसी होती है? आपने कभी अपने आंखों के सामने देखा है कुछ ऐसा गलत काम होते हुए? स्टेशन में ऐसा नहीं है लड़कियां नहीं रहती हैं, पूरे के पूरे परिवार रहते हैं। स्टेशन के यार्ड होते हैं ना, वो है स्टेशन। वहां आप नहीं गए होंगे कभी? कभी नहीं। वहां आपको एक पटरी के किनारे फैमिलीज मिल जाएंगी, एक कबाड़े का बड़ा खत्ता मिलेगा। निजामुद्दीन जाइएगा कभी तो आप जब पीछे चले जाएंगे स्टेशन के, बिल्कुल ऐसे पटरी 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 चली जाइए, वहां आपको एक खत्ता मिलेगा। वहां इंजेक्शन लगाते हुए बच्चे मिलेंगे। आज तो बहुत चेंज हो चुका है, मैं आज की बात कर रहा हूँ। अभी भी बच्चे इंजेक्शन लगाते हैं? हाँ, आज भी मैंने खुद देखा कि बच्चे इंजेक्शन लगा रहे हैं। और वहां पे लड़कियां भी हैं, वो भी लगा रही हैं, वो भी उतना ही नशा कर रही हैं जितना एक लड़का कर रहा है। उन्हें लगता था कि ये यहाँ रहना है तो ये सहना है। ये मतलब क्या? सेक्सुअली असॉल्ट, रेप्स, उनके लिए वो रेप्स नहीं रह जाते। या तो वो पैसे के लिए कर लेती हैं, या मजबूरी हो जाती है, या उनकी फैमिली में ही कोई उनको अब्यूज कर रहा होता है, तो दे एक्सेप्टेड। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये जो स्लम और झुग्गी बस्ती या जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, इनको ये नहीं पता कि ये गलत है। आज तो फिर भी चीजें बहुत चेंज हो गई हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसी हैं जहां लोगों को ये नहीं पता है कि, बच्चियों को ये नहीं पता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। वो एक्सेप्ट कर चुकी हैं। एक लड़की थी नेपाल से, उसको 11-12 साल की उम्र में उठा के ले आए थे, रियल केस है। तो वो लड़की को कुछ लोगों ने ला रखा था उठा के, और वो लड़की का जिस टाइम पे हम उससे मिले उसकी एज थी 15 साल और उसका एक बच्चा था। 15 साल लड़की का एक बच्चा भी था? बच्चा भी था। बिकॉज हम लोग भी उस समय बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थे। तो चांदनी इज लिविंग इन स्लम, तो हमारा एक प्रोग्राम है स्लम पोस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, पत्रकार हैं हमारे, वो सारे बच्चे हैं, बोले अपनी स्लम की खबरें हमें ला के दिया करो, फिर हम उन्हें पब्लिश करते हैं। ठीक है, यहीं से शुरुआत हुई थी हमारी। तो फिर हम उस टाइम पे स्लम की खबरों को पब्लिश करते थे। सरकार तक हमारी कैसे भी बात पहुंचे या लोकल अथॉरिटी तक पहुंचे, जैसे कि अगर वॉशरूम का, तो ऐसे ही हमें पता चला। एक बच्ची ने बताया कि ऐसे ऐसे है कि 3 लोग रहते हैं इसमें, वो लड़की हमेशा अंदर रहती है, रोती रहती है। तो पता लगाया हमने, ससुर, देवर
और एक व्यक्ति, 3 लोग उसके साथ 4 साल से मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहे थे। रोज बच्ची, 15 साल की बच्ची रोज 3 लोगों से असॉल्ट हो रही थी। मतलब 15 साल की जब आप मिले थे? हाँ, तो यानी 12 साल की बच्ची। हाँ, 12 या 11 साल की बच्ची से असॉल्ट हो रहा था। नेपाल से उसे उठा के लाया गया था। उसके पास ना कोई नंबर था, ना उसके पास उसके घर का पता, कुछ भी नहीं। हम लोगों ने उस लड़की को बोला कि तू जब भी कोई ना हो, इस फोन से ना 1098 लगा देना, चाइल्ड लाइन। तो और चाइल्ड लाइन में हम लोग जानते थे गीता जी करके हैं, तो उस लड़की को तुरंत की तुरंत वहां चाइल्ड लाइन गई, पुलिस गई, CWC इन्वॉल्व हुआ, उसके माँ बाप को ढूंढा गया, वो इंडिया आए। आज वो लड़की इंडिपेंडेंट नेपाल में रहती है और खुश है। लेकिन ऐसे कितने ही केस हैं जो सुना भी नहीं है। स्टेशन की जो झुग्गियां होती हैं वहां पे लड़कियों के साथ ही आम है, तो उनके पेरेंट्स या उनकी पेरेंट्स में से स्पेशली उनकी मम्मियां कभी आवाज नहीं उठाती? उन बच्चियों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती वो बता भी सके कि उनके साथ गलत हो रहा है। दे एक्सेप्टेड। आपके सामने भी ऐसा कुछ हुआ? आपने देखा जब आप छोटे थे? आपने भी देखा? कई बार। आपने कभी रोकने की कोशिश नहीं की? लड़कियों को तो बात छोड़ दीजिए, लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। सेक्सुअल असॉल्ट और लड़कों के साथ भी होता है? हाँ, लड़कियों के साथ तो होता ही होता है। वो लड़कों को भी नहीं छोड़ते। वो लोग कौन होते हैं? वो लोग वहां पर जो एक लंबे समय से रह रहे हैं, क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, उनके मुंह में ब्लेड रहता है। मेरे ऐसे लोग बता रहा हूं मैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। कभी ख्याल नहीं आया कि यहाँ से भी चला जाता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ? कहाँ जाऊंगा? हेल्पलेस फील करते थे? कहाँ जाऊंगा, यही जिंदगी है मेरी। उसके बाद आप बाहर आए, आपने एक ढाबे पे जॉब करी। ढाबे पे आप क्लीनिंग का काम करते थे। वहां से अपने उस लाइफ को छोड़ने का सोचा और आगे की सोची कि कुछ और करना है, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। नहीं, पहले तो यही मैंने कहा, ये सबसे अच्छी जिंदगी है, ये सबसे बढ़िया है। 1100 रुपए तो मिलेंगे ढाबे की जॉब से। हाँ, और खाना वाना सब फ्री, रहना फ्री। कितने टाइम तक करी वहाँ पे आपने जॉब? मैंने ज्यादा दिन नहीं करी, 8-9 महीने करी होगी। वहां से मैंने अपनी जर्नी को है ना, वहां से मैंने सपने देखने शुरू कर दिए थे। तो जब मैं 2-3 महीने काम कर चुका था, तो रोज सुबह हमें 5 बजे उठना होता था। 2 गार्डन थे बड़े बड़े, वो साफ करो, फिर बर्तन जो है उसे मॉपिंग करो, फिर 25 किलो प्याज काटो। वहां तक मैं नशा बिल्कुल छोड़ चुका था, क्योंकि इतनी जिम्मेदारी बढ़ गई थी कि आदमी ऐसे थकता था और ऐसे सो जाता था। क्योंकि रात को 12-11 बजे ही ढाबा बंद हो रहा है और 5 बजे आप उठ रहे हो, तो इतना थक के नींद आती थी। बिल्कुल थक के नींद आ जाती थी। वो मैंने कहता था यार, हम लोग तो पूरे दिन लगे रहते हैं, ये वाले बेटर आते हैं, ये आते हैं व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के, और ये फिर क्या बोलते हैं, तुरंत सर्व कर, हम यहाँ लगा के दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं, और ये लोग सर्व कर रहे हैं ना, 5 रुपए 10 रुपए भी मिल रहे हैं। हाँ, और 3000 रुपए सैलरी है इनकी। तो मेरे पास आया गया सपना, पहला सपना, आई वांट टू बिकम अ वेटर। पहली बार हम लोगों ने मेरे को सैलरी मिली 1100। मैं भाग के गया, बाड़े एक जगह है वहां पे, वहां से एक पुराना व्हाइट शर्ट खरीदा और एक ब्लैक पैंट खरीदा और एक पुराने शूज खरीदे। नए में उतने में नहीं आते, और थोड़े पैसे बचाने भी थे, बिकॉज आपको सरवाइव भी करना है आगे। मैंने कहा अब कैसे कहूँ, तो एक ढाबा था एक और आगे, जहाँ मैं काम कर रहा था, पहुंच गया वहां पे। एक व्यक्ति आया, बोले यार मेरे ढाबे की ओपनिंग है। हम गए, उस दिन हमें टिप मिली, सबको खाना खिलाया उसने, सब कुछ ना कुछ दे के जा रहे थे। किसी ने 5 दिए, किसी ने 10 दिए। उस दिन थोड़े पैसे इकट्ठे हुए थे, लेकिन हमें जॉब वेटर का नहीं मिला था उस दिन। बाय डिफॉल्ट जैसे जल्दी करना है, कम पड़ रहे थे, तो हमें 1-2 बार करने दिया, तो 1-2 बार हमें कुछ पैसे मिल गए। लेकिन मुझे वैसा नहीं था। हम लोग बर्तन मांजते, बर्तन मांज के मतलब खुश था।
तो कितने टाइम तक आपने जॉब करी वहाँ पे? 1 महीने की। 9 महीने हाँ ढाबे पे? हाँ। फिर मैंने ना सुबह सुबह है ना, एक ऑफिस था कॉर्पोरेट का। अब वो एरिया बिल्कुल है ना आउटकट्स में है, वो उनको चाय चाहिए होती थी सुबह सुबह, और वहाँ कोई दुकान नहीं। हमारा ढाबा 12 बजे खुलता था और वो जल्दी आ जाते थे। तो भैया मैं कहता था ऐसा है कि मैं चाय तो पिलाऊंगा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले मेरे को ये बताओ एक वर्ड, जैसे मैंने बोला धन्यवाद या किसी को ग्रीटिंग्स करनी है या बोलनी है, मुझे दोबारा मौका देना सर आपकी सर्विस करने का, इसका इंग्लिश वर्जन आप हिंदी में लिख के जाओ, बट वो इंग्लिश में मत लिख के जाना क्योंकि इंग्लिश तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। अच्छा। इसको हिंदी में लिख दो जिससे मैं पढ़ूं तो वो इंग्लिश में पढ़ो। तो मैंने 2-4-10 वर्ड सीखने स्टार्ट किए, सीख गया। और उसके बाद बताया, जैसे ढाबे में पहुंचा, मेरा सर मुझे नौकरी चाहिए। बोले कहाँ काम करता है? बोले टी ट्रे लगानी आती है तेरे को? वहाँ क्या करता था? मैंने साफ साफ बता दिया, मैंने सर वहाँ मैं ऐसे अंदर किचन में काम करता था। तो टी ट्रे लगानी भी आती है तेरे को? वेटर बनेगा। मैंने कैसे लगा दूंगा, जा लगा के लेके। मैं लगा के लेके आ गया, तो इम्प्रेस हो गया। बोले कांटा चम्मच कैसे लगाएगा? मैं ये इधर लगेगा, ये इधर लगेगा। ठीक है 2 दिन देखते हैं, फिर देखेंगे। 2 दिन देखा, मैंने अच्छा काम किया, मुझे 200 रुपए भी मिले और 4,000 रुपए मेरी सैलरी हो गई थी। 1100 से सीधा 4,000। 4,000। किसी ने मेरे को बोला कि गोवा चला जा। उस टाइम पे जब आपने वेटर की जॉब शुरू करी, उस टाइम पे भी नशा करते थे आप? नहीं छोड़ चुके थे? सब जब मैं रेस्टोरेंट गया था तो मैं उसके बाद में सब कुछ छोड़ चुका था। मेरी चीजें बदल चुकी थी। मेरे को मेरा फ्यूचर दिख रहा था वेटर बनने का, अच्छा वेटर बनने का, इन अ गुड रेस्टोरेंट। तो किसी ने मेरे को बोला, ऐसी खाना खाने आया था, अंग्रेज था, यू शुड गो गोवा। उसने इंग्लिश में कुछ मतलब बोला, मैं समझ गया पूरा कि आपको गोवा जाना चाहिए और वहां पे ना डॉलर्स में टिप मिलती है, अंग्रेज बहुत आते हैं वहां पे। अच्छा, मैंने वो मतलब मेरा हुआ सैलरी वैलरी ली, मैं ग्वालियर स्टेशन पे जाके बैठा ही था। तो मैं स्टेशन में बैठा था गोवा जाने के लिए। तो एक लड़का मेरे बगल में बैठा था, वो 22-23 साल का। बोले कित कहा भाई? वो सोनीपत का था। कित का है? कहाँ से है? हाँ। तो मैंने कहा मैं तो यहीं का हूँ। अच्छा, क्या करता है? मैं कुछ नहीं, जॉब ढूंढने के लिए गोवा जा रहा हूँ मैं। अभी शाम को आएगी ट्रेन, गोवा एक्सप्रेस। तो अच्छा, मेरे पास भी है काम। तो क्या काम है? बोलो कुछ नहीं, गाड़ी में बैठना है मेरे साथ, कंडक्टरी का टाइम है, मैं कार चलाता हूँ, कार इधर से उधर करता हूँ। मैंने कितने पैसे दोगे? तो बोलता है दे दूंगा 8,000 रुपए। अच्छा जी। थोड़ा सोचा, उसके साथ आ गया गुड़गांव। मानेसर एक जगह है, वहां से 3-4 दिन रुका वो वहां पे। हम रुके, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3-4 दिन रुके रहे, उसे गाड़ी नहीं मिली, फिर अपने गांव चला गया, सोनीपत कासंडी गांव। भाई वो उसने मेरे को एक रूम में अपने रख दिया। उसने कहा ये कंडक्टर है नया, उसके पास घर में भी गाड़ी थी। उसने मुझे कम से कम 10 दिन तक सेक्सुअली असॉल्ट किया। अब उस गांव से मुझे ये नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। पहली बार मतलब ऐसी जगह। कितने साल के थे आप तब? जब मैं हूँ 15-16 साल के बीच का शायद। लेकिन कहते हैं ना कि देर है खुद मतलब ऊपर वाले के अंधेर नहीं है। आपको कभी मतलब गुस्सा नहीं आता था? मन नहीं करता था सामने वाले को खिंचा करके मारूं? जब मैं ढाबे में था तो मेरे उस्ताद ने किया, तो सेफ था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि दिस इज द लाइफ, मतलब खुलेआम पता रहता है सबको कि ऐसा हो रहा है। उसके घर वालों को पता था कि नहीं पता था, मुझे तो नहीं पता। उस्ताद तो अपने कमरे में मुझे सुलाता था, तो वहां भी नहीं पता था किसी को। स्टेशन पे वो जो हालात में हुआ, मैं किसी को बोल नहीं पाया। मैंने जब बोला भी था किसी को तो उन्होंने इग्नोर कर दिया था। तो आई एम 3 times आई एम असॉल्ट ओनली।
10 दिन उसने असॉल्ट किया। वो करोल बाग आए सामान लेने के लिए, बर्तन लेने के लिए। तो वहां से लौट रहे थे रात को, ये रुके किसी ढाबे पे खाना खाने के लिए, सोनीपत खाना खाने के लिए। वहां इनकी लड़ाई हो गई इन सबकी, और मैं तो बस देख रहा था बैठा बैठा। दोनों की नहीं, एक पक्ष से दूसरे पक्ष की। मतलब वहां पे कोई एक ये भी लोग दारू वारू पी रहे थे, वो भी लोग दारू वारू पी रहे थे। इनमें कुछ बोला वो पहले मेरा पहले लेके आ, बोला मेरा पहले लेके आ। इनमें लड़ाई हो गई। वो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वो कुर्सी वुर्सी तोड़ने पे आ गई। और वो जैसे ही वो कुर्सी टूटी और उसके सर में खून निकला, तो जो हमारी साइड में वो जो गाड़ी चला रहा था, वो भाई साहब वो लड़का नहीं, जो लड़का मेरे को ले गया था दूसरा, जिसके हम बर्तन खरीदने जा रहे थे, वो हाईवे से उधर जा रहा था, उसके ऊपर ट्रक चढ़ गया। अब वो लड़का परेशान कि ट्रक चढ़ गया है, मर गया वो तो। ऐसे उसको फोल्ड करके उसके पैर उसको नीचे डाला और किसी हॉस्पिटल में लेके गए आसपास के, उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया। अब वो लड़का परेशान, इसको कहाँ ले जाऊंगा, अब तो पुलिस केस होगा जरूर, और मैं दारू पी हूँ। वहां पर उसका दोस्त था, काम करना शुरू कर दिया। जैसे कि वो आते थे तो क्या वो करते थे कि एक क्वार्टर लिया, मतलब 20 की दे दो, तो 20 का डाला, तो क्वार्टर में नीचे हम थोड़ा पानी मिलाते थे, फिर पानी मिला के उसको दे दिया, ऐसे करके ये 20 की है। तो उसको थोड़े पैसे बनाते थे और वो शाम को आगे हिसाब लेके चला जाता था। तो मेन आदमी कोई और था, मैं हेल्पिंग हैंड का काम करता था। वो गले पड़ता था। भी आप सोनीपत में ही करते थे? वो थोड़े दिन किया, बहुत थोड़े दिन ना। अब मेरे को ये इतना नहीं पता कि कितने दिन एग्जैक्टली किया होगा, 1-2 महीने किया। फिर मैं अंडे बेचने लगा बाहर, वहां पे वो भी काम करने लगा, अंडे भी बेचने लगा। ऐसे करके अंडे बेच के थोड़े पैसे कमा लिए, काम थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत पैसे जोड़े, सीधे गोवा की ट्रेन पकड़ी, दिल्ली आके गोवा की ट्रेन पकड़ी, सीधी अपना वही गोवा चले गए। गोवा चले गए। बड़ा परेशान, लैंग्वेज प्रॉब्लम। अच्छा, हिंदी नहीं समझते? हिंदी नहीं समझते, उनको वो कोंकणी बोलते हैं, या कर्नाटक वाले रहते हैं वहां पे। अरे बाप रे, मैं तो बड़ा परेशान, मैं तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर एक आदमी मिला जो स्टेशन पे ही था, मैं स्टेशन में बैठा रहा एक दिन, तो उसने मेरे को बोला बेटा बागा चला जा, कलामगुट चला जा, वहां मिलेंगे होटल तेरे को। तो एक पहले तो रिज्यूम बनवाया। उस टाइम तक मेरे को ये समझ में आ चुका था कि ऐसे रिज्यूम जरूरी है। तो एक बीच पे एक रेस्टोरेंट में नौकरी मिल गई। अच्छा, और वो क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं मांगते? नहीं। उन्होंने बोला 2 दिन काम देखेंगे तुम्हारा। 2 दिन काम देखा, काम तो मुझे आता था थोड़ा। फिर पॉलिश हुआ, मैं 1.5 साल मैंने गोवा में बिताए, सैलरीज बढ़ाई अपनी, टिप्स में पैसा मिलने लगा। कभी $100 भी मिल जाते थे, और $100 उस समय 6,000 रुपए होते थे। गोवा में लाइफ कैसी थी? गोवा में लाइफ 3 बजे से 3 बजे तक काम करना है, दोपहर के 3 बजे से रात के 3 बजे तक, 12 घंटे की जॉब। 12 घंटे की जॉब, 5-7 हजार रुपए और प्लस टिप। सैलरी थी 5 to 7,000 की सैलरी, और प्लस टिप आपकी ज्यादा होगी? टिप ज्यादा होती थी, टिप हजारों में, मतलब 10,000 भी होती थी। और ये बार में आप जॉब करते थे? वो बार रेस्टोरेंट सब कुछ था। अब अगर गोवा गए हो तो वो लोग बैठ जाते हैं बीच पे, वो बियर भी पीते हैं, सब कुछ पीते हैं, तो वो सब कुछ पीता। कोई ऐसी मेमोरी भी थी कि जो आप याद नहीं करना चाहोगे गोवा की, या सब हैप्पी मेमोरीज थी? नहीं, गोवा में हैप्पी मेमोरीज थी, बस ये थे कि वहाँ जो कोंकणी लोग हैं ना, दे नॉट लाइक नॉर्थ इंडियंस। अच्छा, ऐसे क्यों? पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता। जो कर्नाटका के लोग हैं, जो लोग वो पसंद करते हैं? नहीं करते। अच्छा। हाँ। तो गोवा से फिर वापस आने का सोचा? गोवा से अब मैंने 1.5 लाख रुपए बना लिए थे। मैं धीरे धीरे उस चीज पे आगे बढ़ रहा था, और अब मेरे सपने थोड़े बड़े हो चुके थे। अब क्या बनना था आपको गोवा में? अब मेरे को मतलब ऐसे क्लैरिटी नहीं थी, बट मेरे को वहां से आना था बस सब। तो मेरी एक दीदी है, ताऊ जी की लड़की, तो मैंने उनसे बोला दीदी मेरे को आना है, मैं वापस आना चाहता हूँ, क्या आप मुझे रख लोगे अपने घर में? मैं किराया दूंगा। वो भी किराए से ही रहती थी। वो कहाँ रहते थे? दिल्ली में, नवादा। मैं नवादा आया तो मैंने एक मोबाइल की दुकान खोली। मोबाइल की दुकान छोटी सी, ऐसे मतलब ज्यादा से ज्यादा
4x8 की दुकान होगी, फिर एक बड़ी दुकान खोली, ऐसे धीरे धीरे करते हुए 6 महीने में मेरी दुकान ठीक ठाक चलने लगी। एक अच्छी लाइफ स्टार्ट हो गई थी। मम्मी से भी 1-2 बार मिल लिया, है ना। नाउ आई तो मम्मी से कहा चंबल में गए थे मिलने? नहीं, मम्मी दिल्ली आई, अब कुछ अच्छा कर ले, घर मकान कुछ सोच। अब तो मेरा तो क्या हुआ, मेरी दुकान तो बंद हो गई। दुकान बंद कैसे हो गई, मेरे मकान मालिक ने कहा कि भाई दुकान खाली कर दो, हमें खुद को खोलनी है। करोल बाग में एक नौकरी है, लेकिन सैलरी कम है, 10,000 रुपए ही है। मैंने कहा सर्वाइव करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सो आई स्टार्टेड माई देयर। किस चीज की जॉब थी वो? ये मोबाइल से रिलेटेड थी, हम चार्जर बैटरी बेचते थे। वहां से स्टार्ट हुई मेरी जर्नी की, मेरी ग्रोथ की। मैंने वहाँ थोड़े से दिन काम किया ऑफिस में। मेरे को ऑफिस में कॉलिंग पे बिठा दिया, जब ये जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है इनको कॉल करो। मैंने कहा नहीं, मेरे को ये जॉब नहीं चाहिए। मतलब मैंने खुद को सोचा, खुद से आवाज आई कि ये जॉब नहीं करना। हाँ, मैं रोहिणी गया, इंटरव्यू दिया, तो यहाँ मेरी सैलरी 10,000 थी, उन्होंने 15,000 कर दी। फिर मैंने वहाँ वो कंपनी ज्वाइन की, लेकिन वहाँ जॉब बहुत डिफिकल्ट था। तो 3 दिन उन लोगों ने मुझे मार्केट में ट्रेन किया कि कैसे बेचते हैं। थोड़ा बहुत तो नॉलेज मेरे को था, क्योंकि हम भी मोबाइल की दुकान चला रहे थे। हाँ। पूरा ट्रेन करा। मैं गया, पहले दिन मैंने 21,000 रुपए की सैलरी दी, दूसरे दिन करी तो एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर। मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो गई। चंबल से ग्वालियर, ग्वालियर से सोनीपत से गोवा से नवादा, दिल्ली से पंजाब से पंजाब के शहर। हाँ, पंजाब के सारे शहर रोज। और एज क्या रही होगी आपकी? अब मैं 18 साल से ऊपर आ रहा हूँ। 18 साल से ऊपर का मेरा ग्रिप बहुत अच्छा हो गया था पंजाब में। मेरे को फिर हरियाणा का टेरिटरी सेल्स मैनेजर बनाया गया। वाह भाई, मैं टेरिटरी सेल्स में मेरी सैलरी 22,000 रुपए हो गई, प्लस कन्वेंस। लेकिन हाँ, उसने मुझसे एक सवाल पूछा था, तेरे को डीएसआर बनानी आती है? मैंने कहा सर आती है। अच्छा, मुझे डीएसआर का फुल फॉर्म भी नहीं पता था। डेली सेल्स रिपोर्ट एक्सेल में बनती है। हाँ। उस समय तक मैं चांदनी से मिल चुका था। अच्छा। चांदनी जी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। चांदनी जी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी, वो एक वॉलंटियर थी, और लेकिन फेमस बहुत थी। अच्छा, उनसे मुलाकात कैसे हुई आपकी? हम एक इवेंट में मिले थे। वो स्पीच दे रही थी। तो जब वो स्पीच दे रही थी तो मैंने कहा ये स्टोरी ऐसी तो मेरी भी है। वहीं पंजाब में एक अच्छा ऑफर मिल गया, बहुत बढ़िया, स्टेट हेड का, एक कंपनी से। मैंने वो कंपनी ज्वाइन की, मेरी सैलरी 45,000 हो गई। बहुत बड़ी बात है। अब मैंने कुछ दिन काम किया, 3-4-5 महीने काम किया। जब तो मेरे अकाउंट खुल गए थे, सब कुछ हो गया था, अकाउंट में सैलरी आती थी, तो अच्छा सब कुछ हो गया था। बाइक भी ले ली थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, है ना। नाउ अब मेरे को लगा कि यार अब पैसे थोड़े तो हो गए बैंक में, चलो अब चलते हैं गाँव की तरफ। मम्मी को बुलाया, तो मम्मी मिली, मम्मी बहुत खुश, तो मेरा लड़का तो सेटल्ड हो गया। अच्छा, सुधर गया, सेटल्ड हो गया, नौकरी करता है, बाइक है। मैंने कहा मम्मी एक काम करो, अब छोड़ो वहां से सीधे, आप अपने यहाँ मकान लेके यहीं रहेंगे। हाँ, मम्मी से बहुत सालों बाद मिला। मम्मी से बोला मैंने, मम्मी, और तो मम्मी से गले लगा के सो रहा था मैं बढ़िया ऐसे करके। तो आज पूरी रात उनको, उससे पहले मैंने उसी दिन उनको कान के दुलाए सोने के, और उन्होंने मुझे ये चैन दुलाई। तो मम्मी एकादशी थी, तो मम्मी कहा कि अब मेरे में ऐसा करते हैं कि गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जाते हैं मथुरा। तो चूंकि वो गांव बीच में है, तो बीच में से ही रास्ता है, पर थोड़े उबड़ खाबड़ रास्ते हैं थे उस समय पे। अब तो बहुत अच्छे रास्ते हुए हैं, तो उस समय पे बहुत उबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते टाइप के थे। वो निकली मेरे मामा के साथ। सॉरी यार,
और उनका रोड एक्सीडेंट हो गया दूसरे दिन। मैं भी गोवर्धन की परिक्रमा देने के लिए निकला था, लेकिन मैं आगरा से निकला था। अब आज आप अपनी मम्मी से मिले हो 8 साल में ढंग से, पहली बार गले लगा के सोए हो, और दूसरे दिन आपको पता चले कि सब कुछ खत्म। मेरी जिंदगी में कोई मकसद नहीं रहा। मेरी मामा ने फोन किया, मैं गोवर्धन पहुंच चुका था, बाइक लगा रहा था अपनी। मेरे मामा ने फोन किया, लाला एक्सीडेंट है, ओ जल्दी आ जा। साड़ी पता था मुझे मम्मी की। मैंने जैसे ही वो साड़ी देखी और बॉडी थाने के सामने रखी हुई थी, मेरे हाथ से गाड़ी छूट गई, मैं ऐसे गिर गया। मेरे को नहीं पता था मैं क्या करूं, कैसे करूं। पापा आए, शायद वो भी डिप्रेस होंगे, उनकी बीवी नहीं रही। जैसे तैसे मेरे को लोगों ने बोला कि तू बड़ा है बेटा, संभाल। मैंने अपने आप को थोड़ा समझाया। तो मेरे पापा ने ना उस टाइम पे बहुत पोलाइट बात की। 13 दिन बाद मैं अपने आप को कमरे में बंद किया, फिर रोना शुरू किया। 13 दिन तक मैं नहीं रोया, मैं भूल चुका था। मैंने फिर पापा को बुलाया जब मेरी नौकरी लग गई एक छोटी सी कंपनी में, 20,000 रुपये मिल रहे थे। मैंने कहा ठीक है, अभी सरवाइव करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वो नौकरी भी मैंने छोड़ दी, तो एक महीने करके, क्योंकि मेरे को ना समझ ही नहीं आ रहा था लाइफ में हो क्या रहा है। I started ड्रिंकिंग, मैंने फिर से शुरू कर दिया। कुछ दिन में ऐसा हो गया था कि मेरे शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहां से ब्लड नहीं आता। इतनी ड्रिंक करते थे आप? मैं इतना डिप्रेशन में चला गया। चांदनी आई मिलने के लिए मुझसे। हमने सोचा, मैंने कहा चांदनी, बोले वो ऑर्गेनाइजेशन तो 18 साल की हो गई ना, मैं तो अब तो छोड़ दिया मैंने, मैं तो अब भुट्टा बेचती हूँ। चांदनी इज फेमस टेडेक्स स्पीकर, टेडेक्स बैंगलोर किया हुआ था उन्होंने। उसने मेरी सिचुएशन देखी, वो रेस्टोरेंट ले गई, थोड़ा खाना वाना खिलाया, तो मैं दिल्ली आ गया, नोएडा, चांदनी जी के साथ। यहाँ अट्टा मार्केट, चक्की गली। मेरे पास एक बाइक थी, एक लैपटॉप था, और कुछ 100 कुछ पैसे थे, मतलब थोड़े बहुत, 100-1 रुपये, मतलब 100 में थे, जो भी थे, जितने में अमाउंट थे। तो लैपटॉप को गिरवी रखा गया। चांदनी जी रेडिसन के सामने भुट्टा बेचती थी, और एक कमरे में 8x8 के कमरे में ये 5 से 7 लोग रहते थे। ये भी फाइनेंशियली इतनी मजबूत नहीं थी। तो हमने वो गिरवी रखा, और उससे हमारी 4,000 का तो मैंने पीजी खरीदा, मतलब पीजी खरीदा नहीं, मतलब रेंट पे लिया। पीजी लिया आपने? हाँ। और 6,000 का एक फोन खरीदा पुराना। हम लोग स्टेशन पे जब बैठे थे ना, तो एक लड़का डस्टबिन में से उठा के कुछ खा रहा था, तो मुझे मेरी चीजें याद आई कि एक कट्टा लटका हुआ है। चांदनी का बचपन याद आया। एक कट्टा उठा के उसमें बॉटल डाल रहा था वो, उसमें से उसे कुछ मिला खाने को, वो रैप था, इसलिए उसने निकाल के खा भी लिया। मेरे को बड़ा वो लगा कि मैंने कहा यही है हमारा मकसद। चांदनी, मकसद मेरा भी यही है, लेकिन हम कैसे करेंगे, चलो देखते हैं करेंगे। सोशल मीडिया हैंडल्स बने वॉइस ऑफ स्लम के, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। ये नाम कहाँ से आया वॉइस ऑफ स्लम? ये मैंने रखा। हम लोगों ने बस रात में कैसे सोच रहे थे यार क्या नाम रखे, ऐसे नींद आ गई मेरे को। नींद में आया यार हम स्लम के लिए काम करेंगे, वॉइस ऑफ स्लम, ऐसे करके मैंने चांदनी वॉइस ऑफ स्लम ऐसे करके बोला। दिस वाज द फाइनल नाम। लेकिन अब प्रॉब्लम ये था, खाने के तो पैसे नहीं है,
एनजीओ क्या बनाओगे? तो चांदनी अपने घर से खाना लाती थी थोड़ा सा छुपा के, और सब लोग यही बोलते थे चीजें वो बांटी जा सकती हैं जो तुम्हारे पास हो। बड़ी बात। एजुकेशन, दोनों पढ़े लिखे नहीं हो। पैसा, वो भी नहीं है तुम्हारे पास। कनेक्शंस, वो भी नहीं है तुम्हारे पास। बस एक चीज, जुनून। जुनून। ये करना है, और जो हमें नहीं मिला वो हम दूसरे बच्चों को देंगे। जब आपके पास खोने को कुछ नहीं होता ना, तो पाने को पूरा जहान होता है। हमने उन लोगों से मिलना शुरू किया, तो किसी ने हमें 1,000 रुपए दिए, किसी ने 2,000 दिए, ऐसे करके हमने उससे एक झुग्गी बनाई, झुग्गी में शुरू कर दिया काम। तो हमने वो झुग्गी में ही जाके बस हम कुछ नहीं करते थे, बच्चों के संग खेल मिलते थे, थोड़ा समझ आते थे, ABCD तो आती है हमको, ABCD पढ़ा लेते थे। कुछ दिन मैं यहाँ रहा, कुछ दिन जब पैसे नहीं रहे, हम लोगों ने वेटर का काम स्टार्ट किया दोनों ने फिर से। तो हम लोग उससे जो पैसे आते थे कुछ, फिर हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स भी बनाते थे, उनको बेचते थे। जैसे कहीं लगा लिया किसी, आप ही बनाते थे? हम बनाते क्या थे। बनाते थे? जैसे एक बोतल पे हम लोगों ने चावल के दाने लगा दिए, उनको थोड़ा कलर करके। खुद ही बनाते थे? हाँ, चॉकलेट्स की गुड़िया बना दी, बहुत सारी डेयरी मिल्क लगा दी। दिवाली आई तो दिया, दिए बना दिए। खुद बनाते थे या बच्चों से बनवाते थे? बच्चे खुद सब मिलके। अच्छा। और हम धीरे धीरे फेमस भी होने लग गए, मतलब लोग जानने लग गए, लोग जानने लग पाए। हमारे पास बच्चों की स्टेशनरी के लिए भी पैसे नहीं है, अब रोज खेल खेल के थोड़ी ना आ जाएंगे बच्चों के संग। एक्सपीरियंस, नॉलेज जो आपकी है वो सबसे बड़ा हथियार है। एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन इन दिस वर्ल्ड। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब वो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करे, और बेटे काम से कितने दिन का चलाएंगे। मैंने चांदनी का आइडिया है, फेसबुक पे एक पोस्ट डालते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट ₹1, ₹1 दे दो, हम ये करना चाहते हैं हमें। और चांदनी की TEDx का लिंक डाल दिया। 2 घंटे के अंदर लोगों ने हमें सपोर्ट किया, ₹10,000 इकट्ठे हो गए। हम लोगों का विश्वास नहीं तोड़ सकते। फिर धीरे 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 जो पैसे इकट्ठे हुए उससे हमने एक रूम लिया, उसमें कुछ हमने वॉलंटियर्स इकट्ठे किए जो स्लम के ही थे, बोले तो हमें मदद करो इन बच्चों को रोज लाने के लिए। एक वो रूम किसने लिया था? पढ़ाने के लिए? पढ़ाने के लिए। तो मैं चलाने लग गया। तो हम लोगों ने, एक मेड थी, वो 10वीं क्लास तक पास थी। मैंने कहा तुमको कितने पैसे मिलते हैं? बोलती है ₹4,000। मैंने कहा हम ₹5,000 देंगे, तुम हमारे बच्चों को पढ़ाओ, केवल ये ABCD की तो पढ़ानी है, ABCD बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन। तो बोलती हाँ। आज वो लड़की का भी एकदम, एक वो मेड थी झाड़ू पोछा कर रही थी, एकदम से टीचर बन गई। जिस दिन आई थी उसके कंधे ऐसे थे, 2 महीने बाद कंधे उसके ऐसे हो गए। तो वो उसके अंदर भी एक, क्या नाम था उनका? मनीषा। तो मनीषा के साथ जर्नी शुरू की। वो बेचारी साफ भी कर देती थी और वो पढ़ा भी देती थी, और हम लोग मीटिंग्स में बिजी रहते थे। धीरे 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 कारवा बनता गया। आज हमारे पास 370 बच्चे हैं। तो रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ इसका? वो फिर रजिस्ट्रेशन ऐसे हुआ कि एक CA मिले, उन्होंने कहा बेटा देख थोड़ा खर्चा तो होता है, जो बेसिक फीस होती है, मैं कह सकता हूँ भगवान खुद नहीं आता, लेकिन भगवान अपने रूप किसी अपने एंजल्स को भेजता है। हाँ, एंजल थे। जब आपने इसकी शुरुआत करी तो कौन से एरिया में आप बच्चों को पढ़ाने जाते थे? हम सेक्टर 44, सेक्टर 82 और एक सेक्टर 45, 3 जगह। तो 3 जगह पे आपकी तीनों अलग अलग क्लासेस चलती थी? हम लोग पहले तो वहां जाते थे, फिर हम लोगों ने वहां से बच्चे छांटे, कौन पढ़ना चाहता है। वी आर ट्राइंग टू चेंज अ जनरेशन, सीधी बात है। एक बच्चे को उठा के, आज देखो मैं कचड़ा बीनता था, मेरा पास भूल जाइए आप, मैं कहाँ से आता हूँ, मैं कचड़ा बीनता था। आज मेरे को किसी ने सपोर्ट किया, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। एक बच्चे को पढ़ाएंगे तो पूरी जनरेशन पढ़ लेगी, आने वाली जनरेशन बदल जाएगी ना। तो जब शुरू में जब आपने वॉइस ऑफ स्लम की शुरुआत की, मतलब जब आपने इसकी नींव रखी फाइनली 2018 में,
तो कोई ऐसे डिफिकल्ट चीजें थी, मतलब स्ट्रगल था कि बहुत स्ट्रगल था। एक बार तो फंड्स आ गए, फिर कई बार ऐसा होता है कि फंड्स आते नहीं है। हाँ बिल्कुल होता है वो तो, वो आज भी होता है, ऐसा नहीं है वो आज नहीं होता। पहले थोड़ा छोटा होता था, अब थोड़ा बड़ा होता है। लाइफ कैसे, मतलब वो जर्नी कैसी थी कि एज अ को फाउंडर ऑफ वॉइस ऑफ स्लम, अब नाम भी आ गया। आपको कुछ किस्सा सुनाता हूँ आपको, आप पूरी करिए बात पहले तो। हाँ सर, जैसे आपका नाम भी मिल गया, आपको आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया, को फाउंडर भी बन गए, अब तो सब कुछ हो गया। अब बैकआउट अभी रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन अभी एटीजी नहीं आया है। अब बैकआउट नहीं कर सकते हो। हाँ, अब बैकआउट भी नहीं कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट भी नहीं है। ठीक है, आपको पेमेंट गेटवे क्या होता है ये भी नहीं पता। बस आप लोगों से मिल रहे हो, आप 1500 या कोई किसी ने 20,000 दे दिए, किसी ने 30,000 दे दिए, बट वो ऐसा नहीं था। तो रैंडम लोग आते थे, क्योंकि हम न्यूज में आना शुरू हुए थे। ठीक है, कभी एबीपी में आ गए, कभी हिंदुस्तान टाइम्स में हमारे बारे में, क्योंकि फेसबुक बहुत इंटरेस्ट ले रहा था हमारे साथ। फेसबुक क्यों इंटरेस्ट ले रहा था? क्योंकि ये लोग बोल रहे थे इन्होंने फेसबुक के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन और एक नेटवर्क बना लिया और एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। तो फेसबुक के सीएसआर हेड चलकर आए थे हमारे पास। हालांकि उन्होंने पैसे 1 रुपए नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर वीडियोस बनाई, ये सब करा। हमने नहीं बनवाई, वो हमारी गलती। किसी भी प्रोसेस को बनाने के लिए टाइम लगता है। हमें वो प्रोसेस ही नहीं पड़ता। अब एटीजी कैसे बना है, हम गए था एटीजी रजिस्टर करवाने के लिए, कोई मांगे 80,000, कोई मांगे कुछ 1.5 लाख, मतलब ऐसी रकमें जो हम सोच नहीं सकते हैं। अब भाई परेशान, बहुत परेशान, कैसे करें, क्या करें। इसके वजह से आपको डोनेशंस नहीं मिल रहे थे? नहीं मिल रहे थे डोनेशन, मतलब मिल रहे थे वो बहुत छोटे छोटे डोनेशंस। किताब बना रखी हमने कि हमने ऐसे ऐसे शुरू किया है, ये हमारा बैकग्राउंड है। उसमें कुछ न्यूज आर्टिकल थे, न्यूज आर्टिकल में लिखा हुआ है कभी बीनते थे कूड़ा, बदल रहे हैं बच्चों की जिंदगी, समथिंग लाइक दैट। तो ये ऐसे आर्टिकल थे। उनका नाम मनीष है। मैंने उनसे बोला सर पैसे तो नहीं है मेरे पास, आपसे निवेदन है। उन्होंने कहा बेटा पूरी कंडीशन समझ गया हूं मैं, इट्स अ प्रोसेस, इसमें लगेंगे 4-5 महीने। हम जाके बैठ जाते थे हर महीने, दूसरे हफ्ते वहां पर जाके। कमिश्नर को उसने पूरी बात समझाई, बिना 1 भी रुपए लिए, तो एटीजी दोनों दे दिया। वाह। उन्होंने हमें फिर डोनेशन भी दी। फिर तो जब हाथ में सर्टिफिकेट आया कैसा लगा? हम रो रहे थे दोनों। बहुत बड़ी बात है ये। हम रो रहे थे, हमारी आंखों में आंसू थे, हम दोनों रो रहे थे बैठ के उनके सामने चेयर पे, हम रो रहे थे कि चलो एक हडल तो पार हुई। तो वेबसाइट कैसे बनेगी? एक लड़का आया हमारे पास, भरत, उसका स्टार्टअप था नया नया वेबसाइट बनाने का। बोला मैं आपकी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। मैंने आज पैसे नहीं है भाई। बोले फ्री में बना के दूंगा। उसने एक 1 पेजर 2 पेजर वेबसाइट बना के दे दी। हमें 2030 तक, मैंने अभी बताया 2030 तक हमें कम से कम 10,000 बच्चों को कैप्चर करना है और उनको स्कूल में भेजना है कैसे भी करके। हमारा एक प्रोजेक्ट है लाड़ो, जिसमें मेंस्ट्रुएशन हाइजीन का हम लोग काम करते हैं। तो ये हमारे आगे के गोल्स हैं, इन गोल्स को बढ़ाना है, हमारी टीम का साइज बढ़ाना है हमको। तब जैसे हम ऑपरेट करते हैं बिहार में, हम ऑपरेट करते हैं बिहार में, पूरे बिहार में नहीं, केवल अररिया में ऑपरेट करते हैं। मध्य प्रदेश में हम लोग हमारे होम टाउन में अपडेट करते हैं, मतलब काम करते हैं। पर्टिकुलर नोएडा में तो हम काम कर ही रहे हैं। नोएडा में तो हमारे 2 सेंटर्स हैं, ठीक है। तो हमारे को हमारे नंबर्स बढ़ाने हैं। और एक तबका है जिसके जहां अभी गरीबी बहुत है, बहुत गरीबी है, स्लम से हटके है वो तबका। तो वो है मध्य प्रदेश में जो टाइल्स माइनिंग होती है ना, में जो लोग बच्चे काम करते हैं, इनकी दुर्दशा अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही बेकार है। हमारे रिसोर्सेस की बहुत कमी है, बहुत गरीबी है।
हमें वहां अपना पहुंचना है। मैं इन वीडियो देखने वालों को सभी को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा ये पूरा पॉडकास्ट देखा। और मैं आपके लिए एक मैसेज देना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है चीजें बड़ी की जाएं। एक छोटी सी शुरुआत, जैसे मेरे लिए तो बस एक छोटी सी शुरुआत वो थी कि एक व्यक्ति ने मुझे सपोर्ट करके निकाल दिया था बस वहां से और ढाबे पे काम पे लगा दिया। वो सपोर्ट आज मैं आपके सामने, वो सपोर्ट अगर वो नहीं करते तो मैं बैठा आपके सामने नहीं होता। आज इसीलिए बैठा हूं क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और वो छोटा सा सपोर्ट था। एक छोटा सा सपोर्ट भी अगर आप किसी को करते हैं तो पता नहीं उसके लिए कितना बड़ा हो सकता है। तो छोटी, आप जरूरी नहीं है किसी एनजीओ का साथ लें, जरूरी नहीं है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं, आप खुद से भी कुछ कर सकते हैं। आपके यहाँ जो आसपास या कोई आपकी मेड है या आपके आसपास जो लोग हैं, अगर आप उनको भी कैसे भी मदद कर सकते हैं, चाहे आप जरूरी नहीं है पैसा से मदद करें, आप उनको अवेयर करें, उनको बताएं कि सेविंग्स क्या होती हैं, उनको बताएं कि उनके अधिकार क्या हैं, वो कहाँ जाके क्या कर सकते हैं, आधार कार्ड कहाँ बन सकता है, तो ऐसी भी जाके काउंसलिंग कर सकते हैं उनकी। तो ऐसे भी अगर आप शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है भारत में बदलाव शुरू हो जाएगा। और जो लोग आज उस तबके में हैं जहाँ अभाव की कमी है वो नहीं रहेगी। लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकने से सही, परेशान तो वो हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं। थैंक यू सो मच। आपने इतने टाइम से हम लगातार बैठ करके बात कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपने हमें समय दिया, तहे दिल से शुक्रिया आपका। कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड अगर हमसे कुछ भी गलती हुई है तो अरे नहीं, मैम आपसे मिलके, आपकी पूरी टीम से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ही माफी मांगना चाहूंगा कि हम लोग इस पॉडकास्ट को इतनी लेट कर पाए शेड्यूल। इस पॉडकास्ट को क्लोज करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, दुनिया में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लेकिन उन्हें देखकर रुक जाना आसान है, पर उनके बीच में खड़े होकर काम करना वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। आपने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली देव जी, आपने हजारों लोगों को ये दिखाया है कि चेंज पॉसिबल है। अपनी जिंदगी बदलकर, साथ में उन हजारों बच्चों की जिंदगी बदलकर। थैंक यू, सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि हर उस एफर्ट के लिए जो आप हर रोज करते हैं। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आज इस पॉडकास्ट से उन्हें कुछ फील हुआ या उन्होंने कुछ फील किया तो याद रखिए, चेंज देखने से नहीं आता, करने से आता है। दिस इज सोशल बातचीत। मैं हूं वैदेही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।